जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके न्यू लाइट प्रयास के इस चैनल पे, जिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारा फुल सिलेबस टेस्ट क्वेश्चन नंबर 25 और डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मैं यानी संजीव भाटिया आज आपको स्टार्ट करूंगा फर्स्ट 23 क्वेश्चन का डिस्कशन, यानी क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक। तो आइए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 46। एथिल अल्कोहल को दो डिफरेंट कंडीशन में, फर्स्ट और सेकंड में, एक बार एल्कीन यानी इथीन में बदला गया है और दूसरी बार डाई एथाइल ईथर में बदला गया है। अब ये कंडीशंस क्या हैं? अगर हम ऑप्शंस पे नज़र डालें तो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, हर बार H2SO4 यूज़ किया गया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया गया है। और आप सब जानते हैं कि अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल के साथ यूज़ करते हैं और 443 केल्विन का टेम्परेचर लगाते हैं तो हमको एल्कीन मिलती है। और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन का टेम्परेचर लगाते हैं तो डाई एथाइल ईथर मिलता है। इस तरीके से यहाँ जो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं उनमें मुझे 443 और 413 थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे 443 सही था लेकिन 373 दोनों जगह गलत था। यहाँ पे 413 एल्कीन में दे दिया था, ये गलत था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ये हम लोग ने एनसीईआरटी से कटिंग ली है और ये एनसीईआरटी का जस्ट एग्जाम्पल और डेटा था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज इन क्रिसॉल्स। अब क्रिसॉल्स लेस एसिडिक होते हैं फिनॉल से, इसका क्या रीज़न है? तो आप देखिए ये हमारे पास क्रिसॉल है, ये हमने आपके लिए क्रिसॉल लिया है, फिनॉल के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये तो पैरा क्रिसॉल हमने लिया है, आप ऑर्थो क्रिसॉल या मेटा क्रिसॉल भी ले सकते थे। अगर देखिए ऑर्थो और में आपने ऑर्थो और पैरा क्रिसॉल लिया तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से CH3 प्लस H इफेक्ट डालेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से एक तरह से कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जिसकी वजह से जब यहाँ पर ये एज ए एसिड फिनॉल काम करेगा और इसका जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए फिनॉक्साइड आयन बनना नहीं चाहेगा और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप फिनॉक्साइड आयन के बनने को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और यहाँ पर फिनॉल एज ए एसिड अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इवन अगर मेटा पोजीशन पे भी CH3 है तो वो प्लस आई इफेक्ट डालेगा, यानी कि फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा फिनॉक्साइड आयन का बनना मुश्किल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं और उनमें क्या सही ऑप्शन होगा ये जज करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, पहली बात तो CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, गलत हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनॉक्साइड आयन को फेवर नहीं करेगा, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इस पे पार्शियल माइनस बढ़ने लगेगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, जैसे कि मान लीजिए NO2 लगा होता, जैसे साइनो लगा होता, तो ये फिनॉक्साइड आयन के माइनस पे यानी O पर पार्शियल प्लस क्रिएट करते और इसकी स्टेबिलिटी को इन्हेंस करते। तो इसलिए ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये बात सही है। रिजल्टिंग द डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, तो गलत हो गया क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन, सही है, ऑफ फिनॉक्साइड आयन, रिजल्ट इन द डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, और ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो गया। और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये भी गलत हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो फेवर करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 2 पोटेशियम कार्बोक्सिलेट
दिए गए हैं, एक सॉल्ट दिया गया है जिसमें कि हमारे पास 2 मोल पोटेशियम कार्बोक्सिलेट हैं। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस किया है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ या आप भी समझ गए होंगे कि ये यहाँ पे हमको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बता रहा है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बता रहा है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें क्या हुआ होगा आप समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए बच्चों, फिर हम लोग इसके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। हमने एक नया पेज ले लिया है, ये हमको सॉल्ट मिला हुआ है, ये देखिए सॉल्ट मिला है, एक रिंग है जो कंप्लीट है और जो दूसरी रिंग है वो कुछ इस तरीके से है। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस होने पर, इलेक्ट्रोलिसिस आपने इसकी करा दी, इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर क्या होगा, इसी को हम एज इट इज यहाँ पे बना देते हैं, सेम को ले आएंगे। बस क्या होगा कि हमारा यहाँ पर ये एनायन रह जाएगा और के हट जाएगा, ये एनायन आ गया और प्लस 2K प्लस आ गया। अब बच्चा होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा जो एनायन है ये हमारा एनोड पे जाएगा, एनोड पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, अब ये वाला फिर से यहाँ पे आप ले आइए, और इसको ऐसे बना लीजिए, इसको आप ऐसे दिखा दीजिए। ये जो C डबल बॉन्ड O माइनस था, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड O माइनस था, अब इस प्लस से ये माइनस न्यूट्रलाइज हो गया और यहाँ पे बन गया बेटा हमारा फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब जब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा यही सेम चीज़ नीचे हो जाएगी, फ्री रेडिकल नीचे भी आ जाएगा। अब जब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा तो यहाँ वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। सो मुझे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, मुझे प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारी जो एक रिंग है वो है ही है। अब इस C पर एक फ्री रेडिकल आ गया और सेम पैटर्न नीचे हुआ, फ्री रेडिकल आ गया। अब जब ऐसा आ जाएगा फ्री रेडिकल 2 हमारे पास, तो स्टेबिलिटी के लिए ये हमारा फ्री रेडिकल, ये वाला बॉन्ड भी बीच से ब्रेक हो जाएगा और ये वाला कार्बन भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये वाला कार्बन भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। आप कहेंगे इसमें कैसी स्टेबिलिटी, दिखा रहे हैं। अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। तो इससे मुझे क्या होगा, और यहाँ से हमारा CO2 रिलीज हो जाएगा, माइनस CO2, 2 मोल CO2 रिलीज हो जाएंगे, माइनस 2 मोल CO2 रिलीज हो गए। अब जब 2 मोल CO2 रिलीज हो गए तो ये हमको प्रोडक्ट मिल गया। और हम लोग वैसे भी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते थे, ये बॉन्ड ऐसे यहाँ से ब्रेक कर देते थे, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक कर देते थे, और ये K को वाटर के साथ ब्रेक कर दिया जाता था। ये 2K ब्रेक कर दोगे वाटर के साथ तो 2KOH बन जाएगा, CO2 निकल जाएगी, ये दोनों कार्बन फ्री रेडिकल वाले बन जाएंगे। यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये इनके साथ बना देगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन आ गया, डबल सिंगल डबल, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हमको देखना है कि हमारे ऑप्शन में ये मेजर प्रोडक्ट है कि नहीं।
देखिए यहाँ 20 से ये फ्री रेडिकल जो थे ये 20 से हमको दिखा दिए गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये जो हमारे पास ये तो 3 रिंग आ गई, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? अब आपका ये जो रिंग है, अगर इस रिंग को हटा दें हम तो ये रिंग ऐसे बन जाएगी, रिंग को हटाने पे ये ऐसे बन जाएगा। तो अब आप देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सब कॉन्जुगेशन में है, तो ये कॉन्जुगेशन में एक रिंग ऐसे और एक रिंग ऐसे। सो मुझे सेकेंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 48 का सेकेंड ऑप्शन को सही माना। कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन, तो जो मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C2 होता है इसको हम लोग एलिलाइड कार्बाइड भी कहते हैं, ये प्रोपाइन बनाता है C3H4। एल्युमिनियम कार्बाइड को मीथेनाइड कार्बाइड कहते हैं, जब इसकी वाटर रिएक्शन होती है तो मीथेन बनती है। कैल्शियम कार्बाइड को एलिलाइड कार्बाइड भी कहा जाता है, ये हमारा एसिटिलाइड कार्बाइड कहा जाता है, ये एसिटिलीन बनाता है यानी कि C2H2। सबसे ऊपर वाला Mg2C2 एलिलाइड कार्बाइड है, एलिलीन यानी प्रोपाइन बनाता है। ये एल्युमिनियम कार्बाइड मीथेनाइड कार्बाइड है, मीथेन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलाइड कार्बाइड है, एसिटिलीन बनाता है। अब आप देख लीजिए ए बी सी कौन है, तो ए में देखिए यहाँ पे C3H6 है, C3H6 का तो मतलब ही नहीं है, C3H4 एक ही में है, BCH4, ये C2H2, यानी कि सही ऑप्शन थर्ड हो गया, 49 का थर्ड। 50 का, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, तो नाइट्रो बेटा आप सब जानते हैं जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। और अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो और ऑर्थो या पैरा मोनोनाइट्रोफिनॉल है तो मोनोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है तो फिर फिनॉल बनने की संभावना होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल एक्वस KOH लगा दिया, KOH या NaOH किसी को भी ले सकते थे, और 443 केल्विन का टेम्परेचर ले लिया। आपको मालूम है अगर ये नाइट्रो ग्रुप ना होता तो 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर डाउस प्रोसेस में लगाते और तब OH आता। लेकिन अगर एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पे तो हमको 443 का केल्विन का टेम्परेचर आएगा, तो ये वाला Cl हट जाएगा और इसकी जगह OH आ जाएगा। ये Cl नहीं हटेगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे, वो Cl आसानी से हटता है जिसके ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपने दोनों Cl हटा दिए तो गलत हो जाएगा। पहली बात तो 1 मोल KOH लिखा, तो 1 मोल KOH का मतलब एक ही OH आएगा और एक ही Cl K के साथ जाएगा, तो दोनों तो नहीं हट सकते हैं। तो ये जो दोनों OH वाला फिगर है ये वैसे ही गलत हो गया। पहली बात तो ये इसका विथड्रॉइंग मुश्किल है, दूसरी बात उन्होंने 1 मोल खुद ही दे दिया तो कोई सेंस ही नहीं है कि हम 2 हटाएं। और 443 केल्विन टेम्परेचर तो नॉर्मल है, ये एक NO2 ग्रुप है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इधर का Cl रहे यहाँ OH आ जाए, तो ये इसके मेटा पोजीशन पे, तो ये यहाँ से क्लोरो के टूटने को, क्लोरो के विड्रॉ को इजी नहीं करेगा, ये यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट वाला सबसे सही है, इसमें दोनों क्लोरो ही बने रहे और रिएक्शन ही नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 का फर्स्ट ऑप्शन सही मानेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टेटमेंट हैं और धीरे धीरे पढ़ के फैसला करना होगा। पहला स्टेटमेंट है इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अच्छा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो इस तरीके से बॉन्डिंग टूटती है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही की तरफ रह जाए। तो इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक इन सच अ फैशन
दैट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द फ्रेगमेंट, सही है, लेकिन ऑप्शन तो नीचे है, एक से अधिक है। इन होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, दोनों सेम एटम हो और जब बॉन्ड ब्रेक हो तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपना अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए। इन होमोलिटिक क्लीवेज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर इन कोवैलेंट बॉन्ड गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम, जो मैंने बात बताई थी उसी को इंग्लिश में यहाँ लिखा गया। द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय हाफ हेडेड फिश हुक कर्व्ड एरो। अच्छा भाई देखो, होमोलिटिक फिजन होता है या एक एक इलेक्ट्रॉन जब दोनों एटम लेते हैं तो इस तरह से हाफ हेडेड एरो यूज होता। अभी मैंने पीछे भी जब मैकेनिज्म आपको दिखाई थी कोल्बे वाली, तो देखिए मैंने वहाँ पे वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी तो हाफ हेडेड एरो का यूज़ किया था। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने हाफ हेडेड एरो का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हो रहा था। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। फ्री रेडिकल कंटेन अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल कंटेन अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, गलत हो गया भाई साहब, फ्री रेडिकल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है। होमोलिटिक फिजन गिव्स फ्री रेडिकल एंड ऑल्सो कॉल्ड नॉन होमोपोलर, तो गलत हो गया, इसको तो होमोपोलर रिएक्शन कहेंगे, होमोलिटिक फिजन नाम है, तो ये वाला गलत हो गया। इसलिए सही है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही दिया गया है, ये यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट सही है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अच्छा चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक पेज ले लेते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा K इक्वल टू 2.303, एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है, in a first order decomposition reaction the time taken for the decomposition of reactant to 1/4 is T1 and 1/8 for T2, ठीक है। तो देखो भाई वो कह रहा है कि एक टाइम पीरियड T1 है और लॉग शुरू में 1 था, अब 1/4 बचा, और एक दूसरा, क्योंकि हमको तो पता है कि दोनों रिएक्शन सेम है तो दोनों का K सेम होगा, तो बराबर होगा 2.303 T2 लॉग, और पहले 1 था इनिशियल कंसंट्रेशन और फिर 1/8 बचा। अब मुझसे कह रहा है T1/T2 निकालो क्या होगा, तो सर 2.303 को कैंसिल कर दीजिए, T1 को इधर ले आइए तो T1/T2 बन जाएगा, और ये log 8 को ये 4 इधर चला जाएगा तो log 4 हो जाएगा, और T1 उधर गए तो ये हो जाएगा log 4, और यहाँ पे आ जाएगा log 8, तो ये बन जाएगा log 4/log 8, यानी log 2 की पावर 2 log 2 की पावर 3, यानी 2 log 2 अपॉन 3 log 2, log 2 से log 2 कैंसिल करो तो T1/T2 आपका आ जाएगा 2/3, इसलिए सही ऑप्शन देखना होगा क्या है हमारा 2/3, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो जब ये log 8 हो जाएगा और ये log 4 हो जाएगा, T1 इधर जाएगा तो log 8 log 4 के नीचे आ जाएगा। दो स्टेटमेंट है, अ होमोलिप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड यूजिंग मोनोडेंटेड लिगेंड, जैसे मान लो ये मेटल है और ये A6 होमोलिप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, विल नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, Ma6 स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल, ये बात सब जानते हैं। सिस एंड ट्रांस प्लेटिन आर हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और पैलेडियम, ये गलत हो गया क्योंकि प्लेटिनम के साथ
जब 2 NH3 और 2 Cl2 आते हैं तो इसको प्लेटिन कहते हैं, और इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन होते हैं। अब यहाँ PD की जगह प्लेटिनम सब छपा होता तो सही माना जाता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फॉर्म द फॉलोइंग विद लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। अब जब कभी इस तरीके के एटॉमिक नंबर दिए हों तो देखो एक पैटर्न बनाया करो, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर लिख लिया करो, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये जीरो ग्रुप या ग्रुप 18 या फिर नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर है, और इनकी आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। अब इसके आगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की आयनेशन एंथैल्पी नॉर्मली कम मानी जाती है एस ब्लॉक वालों की, और इसके पीछे ग्रुप 17, ग्रुप 16 की आयनेशन एंथैल्पी नॉर्मली ज़्यादा मानी जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग का जो एटॉमिक नंबर दिया है वो 36, वो 54, वो 18 से थोड़ा आगे है, जैसे 19, जैसे 37, जैसे 55, तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। और अगर वो इन्हीं में से कोई एटॉमिक नंबर है तो आयनेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ। और अगर इनसे थोड़ा सा 1-2 एटॉमिक नंबर कम है तो भी काफ़ी हाई आयनेशन एंथैल्पी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कहाँ है। देखो 32, तो 32 तो यहाँ आएगा कहीं पे, तो थोड़ा बहुत आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। 35 जस्ट पहले आएगा, 35 नोबल गैस से जस्ट पहले आ रहा, और फिर 19 यहाँ आ रहा, इसकी आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। फिर 87 यहाँ आ रहा। तो भाई देखिए ये पी ब्लॉक के मेंबर हैं, इनकी आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ये एस ब्लॉक के मेंबर हैं, इनकी आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। और 19 भी फर्स्ट ए ग्रुप का है, 87 भी फर्स्ट ए ग्रुप का है, दोनों की आयनेशन एंथैल्पी काफ़ी कम है। लेकिन क्योंकि 87 नीचे है, साइज़ बड़ा है, पीरियड नंबर ज़्यादा है, इसलिए आयनेशन एंथैल्पी लोएस्ट 87 की होगी। और मुझसे लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। चलिए एक पेज लिया और हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर I। अब चलिए TF देखिए क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल एक्वस सोल्यूशन अब मोनोबेसिक वीक एसिड इज 0.20 सेल्सियस। 0.20 यहाँ पे आ गया। KF 1.86 दिया गया है, कितना दिया है 1.8 ओनली दिया गया है, 1.8 ले लेते हैं। मोलैलिटी कितनी दी गई है, मोलैलिटी दी गई है 0.1। सबसे पहले I निकालो, I इक्वल टू आ जाएगा 0.20 अपॉन 0.18, क्योंकि ये 0.1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वैसे तो इजीली कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। डिवाइडेड बाय 18, 1.11 आ रहा, तो I का वैल्यू 1.11 आ गया। अब हम लोग ने पढ़ा I का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस, क्योंकि ये वीक मोनोबेसिक एसिड है और डिसोशिएट होगा ये, यहाँ पर डिसोशिएशन कांस्टेंट हमको निकालना है, तो डिसोशिएट हो रहा है। तो जब HA डिसोशिएट होता है सर, तो H प्लस और A माइनस, यानी कि इसके पास 2 आयन बनते हैं, तो N बराबर 2 है, तो 1 प्लस एक फॉर्मूला लगता है हम लोग का N-1
अल्फ़ा। तो 1.11 में से ये 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, n2 है अल्फ़ा, इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 0.11। अब मुझे k निकालना, तो k इक्वल टू फार्मूला मोनोबेसिक एसिड के लिए या बाइनरी सॉल्ट के लिए होता है k इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो c मेरा 0.1 मोलर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ बताया गया मोलल और मोलर सेम है, मोलल और मोलर सेम है, मोलैलिटी और मोलरिटी सेम है। तो जो 0.1 मोलल था उसी को हमने 0.1 मोलर मान लिया कंसंट्रेशन। अल्फ़ा 0.11 इंटू 0.11 हो गया और 1 माइनस 0.11, तो 1 माइनस 0.11 क्या 0.89 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास 1.11 इंटू 0.11 इंटू 0.1 और डिवाइडेड बाय 0.89, तो आ जाएगा 0.00135, 0.00135। ये हमारा k आ गया, पॉइंट के बाद 2 0 फिर 1359। तो अगर हम इसको पावर फॉर्म में लिख लें तो यहाँ पर एक पॉइंट शिफ्ट किया, फिर एक पॉइंट शिफ्ट किया, फिर एक पॉइंट शिफ्ट किया, 3 पॉइंट शिफ्ट किए, तो 1.359 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब कोई ऑप्शन क्या इससे मैच कर रहा है? 1.38 इंटू 10-3 आ रहा, 1.1 नहीं, 1.9 दूर है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा 1.35 आ रहा, और माइक्रो एनालिसिस करते तो शायद 38 आ जाता। अभी तो यहाँ 9 हटाओगे तो 1.36 तो आ ही जाएगा। तो इसके साथ हम लोग कौन से ऑप्शन के साथ गए? फर्स्ट के साथ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cu2+। तो Cu2+ का सर कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है 3d9 होता है, तो इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं। Cu2 अरे ओ माय गॉड, Cu+1 का 3d10 होता है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। Cu2+ का 3d9 होता है, तो फिर इसमें n बराबर 1 होगा। Cr2+ में 3d4 होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, और Cr+3 में 3d3 होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। इस तरीके से अब आप मिलाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको निकालना है। तो सबसे ज़्यादा भैया हमारा n बराबर 4 Cr2+ का आ रहा, Cr2+ के बाद Cr3+, फिर Cu2+1, फिर Cu1, यानी कि थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा, थर्ड ऑप्शन। और किसी में Cr2+ पहले है ही नहीं तो मैच ही नहीं करेगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है एटॉमिक नंबर 9 के लिए? एटॉमिक नंबर 9 यानी फ्लोरीन के लिए। देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन फॉर विच m इक्वल टू +½ एंड 4 के लिए -½ तो देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए हमारे पास ये ऑर्बिटल है 1 2 और 3, 1s2 2s2 2px 2 2py2 2pz1, ये कॉन्फ़िगरेशन है 2 4 6 8 9। अब इसमें यहाँ पर जो शुरू वाले इलेक्ट्रॉन है इनका +½ +½ +½ +½ +½ अपर एरो या क्लॉकवाइज, तो 5 +½ हो गए, और ये -½ -½ -½ और 4 -½ वाले हो गए। अच्छा, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर हम जो पहले लिखा था उसको -½ मान लेते और +½ बाद में मान लेते, या हम ऐसे भर लेते कि सर पहले नीचे एरो फिर ऊपर और नीचे ऊपर ऐसे कर देते।
तो उस कंडीशन में 5 आ जाते हैं माइनस हाफ के और 4 आ जाते प्लस हाफ के। तो हाँ, ये भी पॉसिबल हो सकता था, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, कि ऐसा होना ही है। देयर कैन बी, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा क्या हो सकता है। हाँ, तो हो भी सकता है, 5 के प्लस हाफ और 4 के माइनस हाफ, ऐसा हो सकता है, होता ही है, नहीं बात है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग ने ओके मान लिया। देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन पी जेड ऑर्बिटल, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पी जेड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और पी जेड ऑर्बिटल यही है। वैसे तो हम लोग को मालूम है कि इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, -1 0 +1। अब न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो 0 पी जेड का होता है, तो ये पी जेड है, तो उस हिसाब से तो इसमें 2 आने चाहिए। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि पी जेड आखिरी में ही आएगा और उसी में 1 होगा। तो इस स्टेटमेंट को हमने गलत मान लिया। सी स्टेटमेंट, द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिटल विद n = 2 एंड l = 1। तो अब ये लास्ट, ये यहाँ पे आया, ये कौन सा है, ये है 2p1। अब ये 2p1, वैसे हम लोग जनरली ऐसा लिखते हैं 2x 2px 2py 2pz और लास्ट में लिख देते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट वाली ऑर्बिटल ही pz है। तो अब ये हम लोग ने 2p है, तो ये तो है भाई 2p है, कोई भी 2p हो, z हो, x हो, y हो। तो n = 2 यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा रहता है, और यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए 1 होगी। तो n = 2 l = 1, ये सही है। द सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1। अब एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर नोड्स बराबर एजीमुथल क्वांटम नंबर l होता है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 आया, 2s2 आया, 2px आया, 2py आया, 2pz आया। तो इसके लिए s है, तो l का s 0 होगा, एंगुलर नोड 0, एंगुलर नोड 0, p के लिए एंगुलर नोड 1। अब इस p के लिए भी 1, इस p के लिए भी 1, तो हर ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड निकालेंगे। अब जनरली बच्चे को ये लगेगा कि यहाँ पर s और p है, तो s और p होने की वजह से s के लिए एंगुलर नोड 0 होगा, p के लिए एंगुलर नोड 1 होगा, तो वो 1 मानते हुए इसको सही कर लेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो हर ईच p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड 1 होगा। यहाँ 3p ऑर्बिटल है, इसलिए एंगुलर नोड 1 नहीं होगा, एंगुलर नोड 3 होंगे यहाँ पे। उस हिसाब से देखो तो d वाला भी गलत हो गया। तो c सही है, a सही है, b गलत है, d गलत है। तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा, सेकंड, 57 का सेकंड, यानी कि a भी सही और c भी सही। NiCO4 आपने पढ़ा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी sp3 है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। तो ये sp3 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यू भी 0 होगा। तो ये टेट्राहेड्रल कई बार हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। NiCN4 में dsp2 होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, प्लेनर और 0, यानी कि b के साथ सेकेंड, a के साथ थर्ड और b के साथ सेकेंड, एक ही ऑप्शन में आ रहा है थर्ड में। NiCl4 के पास sp3 हाइब्रिडेशन होगा और आयरन, कोबाल्ट, निकिल यहाँ पर आ रहा है 3d8 2, तो 5 और 3, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो टेट्राहेड्रल और 2.8 बोर मैग्नेटन होगा, यानी कि C का फर्स्ट होगा, C का फर्स्ट हो गया और D का 4, इसलिए 58 का थर्ड करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, H2S इज मोर एसिडिक देन H2T, गलत हो गया, बिकॉज हम लोग को ये पता है कि सेम ग्रुप में हाइड्राइड में नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, H2S से H2SE फिर H2TE, क्योंकि H और TE का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बॉन्ड एनर्जी कम है, जल्दी बॉन्ड टूटेगा, मोर एसिडिक होगा।
H2Ac हैज़ हायर बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन देन H2T। ये सही है, बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड एंथैल्पी हायर होगी, इसलिए ये हमारा हो गया सही। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत, स्टेटमेंट सेकंड सही। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी होती है हम उसको मानते हैं कि वो रिडबर्ग कांस्टेंट आर है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी, तो रिडबर्ग कांस्टेंट आर यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। और फिर हम लोग किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी इक्वल टू होगा -r इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो E बराबर हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है, बोर ऑर्बिट की जो एनर्जी है, उसको हम लोग जेड आर के बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -13.6। अब देखो दिया कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 4 इंटू 4। और दिया क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड शेल, ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड शेल। तो 2 इंटू 2 हो जाएगी, तो ये कैंसिल करोगे, 2 2 2 4 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 54.4 आ जाएगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहानी क्या है कि ये रेजोनेंस लग रहा है इसके अंदर, तो इसलिए इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और इसमें क्या, ये दो बड़े बड़े CH3 हैं, तो ये इसके प्लेन को टर्न कर देंगे, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। तो NO2 रेजोनेंस नहीं करेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा, इसलिए ये जो X है ये छोटा होगा, Y बड़ा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दो बल्कि CH3 ग्रुप आने की वजह से इसको हिंड्रेंस मिलेगा, और ये जो ऐसा ग्रुप है यहाँ पे प्लानर है, ये ऐसे हो जाएगा या अपने प्लेन से उठ जाएगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। और रेजोनेंस नहीं होगा तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड ऑर्डर 1 बना रहेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले NO2 के, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट H इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोस्ट एसिडिक। तो मोस्ट एसिडिक निकालना है, तो जितना एनायन स्टेबल होगा उतना वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो ये अगर हमने H को प्लस और N को माइनस बनाया, यहाँ पर H को प्लस N को माइनस बनाया, यहाँ पर हमने H को प्लस और C को माइनस बनाया, और यहाँ पे हमने H को प्लस और C को माइनस बनाया। अब सबसे पहले देखिए कंपेयर करिए, ये C पे माइनस है और ये N पे माइनस है। तो बेटा जनरली हम लोग को ये बात देखना चाहिए कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस एनायन आर मोर स्टेबलाइज देन नॉन रेजोनेंस एनायन। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो ये दोनों लेस स्टेबल है। यहाँ पर C में देखो, ये यहाँ पर इस O के साथ रेजोनेंस में जा रहा, और ये N भी देखो इस O के साथ रेजोनेंस में जा रहा, तो ये लोग मोर स्टेबल हो गए। अब दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, तो फिर C और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एनायन वही स्टेबल होता है जिसमें जिस एटम पे चार्ज हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एनायन उतना ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। तो ये वाला एनायन इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये N वाला। इसलिए ये पता नहीं क्या P लिखा है शायद, X Y Z और P,
तो यही H सबसे जल्दी जाएगा क्योंकि इसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए सही ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि P। आप ये वाली इमेज को उठा के इसके ऊपर रखिए तो ये वाली इमेज इसको पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगी, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस अनसिमेट्रिकल होती हैं या कायरल होती हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला फिगर है ये कायरल फिगर है, फर्स्ट वाला फिगर कायरल है क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। ये हाथ को देखिए, ये अंगूठा ऐसे है, इसको ऐसे रखेंगे तो अंगूठा इधर आ जाएगा और सबसे छोटी वाली फिंगर के ऊपर आएगा, तो ये भी कायरल है यानी कि नॉन सिमेट्रिकल। तो फर्स्ट और फोर्थ कायरल हैं, फर्स्ट और फोर्थ केवल सेकंड में है, तो सेकंड वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये लोग अनसिमेट्रिकल है। ये सर्कल को सर्कल पे रखोगे, सुपर इम्पोज कर लेगा तो ए कायरल है, तो कायरल पहले और ए कायरल बाद में, तो सेकंड ए कायरल है, थर्ड भी ए कायरल है क्योंकि ये मर्तमान इसको पूरी तरीके से ढक देगा। ये देखिए एनसीईआरटी के फिगर से हम लोग ने लिया हुआ है, नॉन कायरल ऑब्जेक्ट दिखाया, कायरल ऑब्जेक्ट दिखाया। द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं बताया है कि हमें स्टीरियो लेना है, हमें ज्योमेट्रिकल लेना है, हमें चेन लेना है, हम सारी पॉसिबिलिटीज पे विचार करेंगे। तो देखो C2HClBr मीन्स एक ऐसी एल्कीन है जिसमें हमको F एक तरफ है, एक बॉन्ड से Cl है, एक बॉन्ड से Br जुड़ा है, एक बॉन्ड से I जुड़ा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस कार्बन पे देखिए F के साथ Cl जुड़ा है, एक बार हम लोग इसमें F के साथ Br जोड़ दे रहे हैं और Cl के बगल में I जोड़ दे रहे हैं। तो देखो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा। एक कार्बन पे FCl जुड़ा है, एक कार्बन पे FBr जुड़ा है, तो ये डिफर हो गया। फिर हम लोग ने C डबल बॉन्ड C लिया और अब F के साथ आप समझ रहे हो I को ले आए और फिर से हम लोग यहाँ पर ले आए हैं Cl और Br, ऐसा ले आए। अब देखिए सबके साथ वही है, Br के देखिए बगल में यहाँ I है, Br के बगल में F है, Br के बगल में Cl है, तो Br को भी आप कांस्टेंट करके वेरिएशन कर सकते थे, Br के बगल में भी आप वेरिएशन कर सकते थे। तो हम लोग सबके लिए अब यही तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इन पॉसिबिलिटी में देखिए फ्लोरो का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है, आयोडीन का हमारे पास हो जाएगा 53। अब क्योंकि ये एटॉमिक नंबर कम है, ये एटॉमिक नंबर हाई है, तो ये लो पीरियोडिटी ग्रुप है, ये हाई पीरियोडिटी ग्रुप है, ये लो पीरियोडिटी ग्रुप है, ये हाई पीरियोडिटी ग्रुप है, तो ये जेड आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जेड है, या इसको सिस भी कह सकते हैं, जेड सिस। इसमें 9 के बगल में 35, तो ये लो पीरियोडिटी है, ये हाई पीरियोडिटी है, लो पीरियोडिटी है, हाई पीरियोडिटी है, ये भी जेड सिस बन गया, ये भी लो हाई जेड सिस बन गया। अब अगर हम इन नीचे वाले की पोजीशन चेंज कर दें तो नीचे वाले की पोजीशन चेंज करने पर एक हमारे पास सामने ये आ जाएगा FCl और IBr। अब इसमें बेटा देखिए ये लो, ये हाई, ये लो। जब लो सेम साइड रहते थे तो सिस होता था, जब लो अपोजिट साइड है तो ट्रांस होगा। ट्रांस को ई या एंटी गेगेन कहते हैं। और जेड जूसम में सिस होता है। ऐसे ही इसका एक पलट देंगे, एक ऐसे पलट देंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे 6 आइसोमर। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6 और इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो भैया ये कोई भी आइसोमर नहीं शो कर रहा है,
क्योंकि आइसो में इनकी प्राथमिक शर्त है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इसलिए नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। अब देखिए 66 में क्या हो रहा है। 66 में हम लोग को देखना है कि देखिए ये COO ग्रुप है यानी ईस्टर ग्रुप है, CO ग्रुप यानी ईस्टर। तो भैया ईस्टर तो बहुत सीनियर होता है, तो ईस्टर के अकॉर्डिंग ही नेम लिखा जाएगा, और ईस्टर के अकॉर्डिंग अगर नेम लिखना है तो ईस्टर के O से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है उसका नेम सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये ग्रुप कौन सा है, फेनिल, तो नेम स्टार्ट होगा फेनिल से, फेनिल फेनिल बेंजिल फेनिल, तो बेंजिल वाला काट दीजिए, फेनिल से स्टार्ट होगा। अब फेनिल से जब स्टार्ट होगा तो देखा जाए अगर ये यहाँ पर हमारा ये ओपन चेन केवल साइक्लोहेक्सेन होता तो इसको हम लोग कहते कि ये हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट है, फेनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। लेकिन सर यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1, क्योंकि डबल बॉन्ड की तरफ नंबर चलेगा 2 3 4 5। तो 5 पर आप देखिए ये एक फिनॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनॉक्साइड 5वें नंबर पे। तो फेनिल के साथ 3 पे फिनॉक्सी, इधर से तो गलत हो जाएगा नंबरिंग, फेनिल के साथ 3 फिनॉक्सी गलत हो गया, एक ही बचा, फेनिल 5 फिनॉक्सी साइक्लोहेक्स 1 पे इन और कार्बोक्सिलेट, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। Ozonolysis of the following treatment with zinc water of cis-2-butene gives ethanol। cis-2-butene बना लीजिए, ये है सर हमारी cis-2-butene। अब इसकी करिए ओजोनोलिसिस। तो पहले स्टेप में आपने इसका किया है ओजोनोलिसिस, O3 प्लस CCl4, और दूसरे स्टेप में Zn प्लस वाटर आप ले आए हैं। ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है, बॉन्ड को बीच से ब्रेक करिए, दोनों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दीजिए। तो मुझे यहाँ पे 2 मोल CH3C डबल बॉन्ड OH यानी कि एथेनॉल मिल जाएगा या एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, एथेनॉल मिल जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। The production obtained by ozonolysis followed by treatment with zinc water of 3,6-dimethyl octa-4-ene। तो चलिए पहले तो बना लेते हैं। ऑक्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 और 4 पे मेथाइल ग्रुप था, 3 4 मेथाइल, 3 6 सॉरी डाइमेथाइल 3 6, और 4 पे मेरे ख्याल से डबल बॉन्ड है, 4 इन, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब वो ये कह रहा है कि इनकी करो ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको, तो ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और एक तरफ H एक तरफ CHO एक तरफ CH3 एक तरफ एथिल, यानी ये कायरल हो गया कार्बन। और यहाँ पर एक तरफ H एक तरफ मेथिल एक तरफ एथिल एक तरफ CHO, कायरल हो गया कार्बन। तो कायरल कार्बन है। अब वो कह रहा है हैज़ नो कायरल कार्बन एटम, तो गलत हो गया, कायरल कार्बन तो थे भाई, इसलिए हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, यानी थर्ड ऑप्शन 67 का सही होगा, 67 का थर्ड ऑप्शन।
और हमारे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl विद pH 1 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इग्नोरिंग दिस द pH ऑफ HCl सोल्यूशन वुड। तो इसके लिए आपको ये करना है कि सर जब pH आपको 1 दिया है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -1 होगी। अब डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 यानी H प्लस 1 10 टू दी पावर -1, V1 V है, M2 निकालना है और V2 इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिला दिया तो 2V हो गया, डबल हो गया, V से V कैंसिल हो गया तो M2 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -1 या 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब pH निकालिए, pH इक्वल टू माइनस लॉग 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसका शॉर्टकट है, ये पावर में से log 5 को घटा दो, log 5 0.699 यानी कि 0.7 तो 2 माइनस 0.7 1.3 आ गया, इसलिए यहाँ पर 1.3 आ जाएगा, 1.3 एक ही में आ रहा तो द pH इंक्रीज टू 1.3। pH 1 था तो pH इंक्रीज होके 1.3 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। तो इस तरह से हमने बच्चों अपने पार्ट के आपको डिस्कस किए क्वेश्चन, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 68 तक आपके क्वेश्चन डिस्कस हो चुके, मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 69 से। जैसा कि आपको बेटा पता होगा कि आज का पेपर जो बहुत ही अच्छा था और कॉन्सेप्चुअल पेपर था, तो क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2। यहां पर देखिए कहा गया स्टेटमेंट 1 में कि जो मोहर सॉल्ट है इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 टाइप ऑफ आयन, एक फेरस, अमोनियम और सल्फेट। इफ द और दूसरा स्टेटमेंट है इफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फेरस आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन की जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो x1, x2 और x3 है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यानी पर मोल आयन की जो मोलर कंडक्टेंस है वो फेरस और अमोनियम और सल्फेट की दी हुई है। क्लियर है। और कह रहे हैं कि मोहर सॉल्ट की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस x1 प्लस x2 प्लस 2x3 है, ये उन्होंने बोल दिया। तो अब चेक करते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फेरस अमोनियम सल्फेट लिख रहा हूं, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4, यानी ये है फार्मूला मोहर सॉल्ट फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। क्लियर है। अब देखो जरा, .6 वाटर भी है, ठीक है, और इस वाटर नॉन कंडक्टिंग है। तो अब देखो जरा, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो इसमें जो आयन होंगे वो एक फेरस आयन, 2 सल्फेट आयन, एक ये और एक ये, और 2 अमोनियम आयन। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आयन की बात करूं तो 2, 2, 4 और 1 5। नंबर ऑफ आयन कितने? 5। लेकिन टाइप ऑफ आयन कितने? 1, 1, 1, यानी कि एक ये और एक ये, यानी टाइप ऑफ आयन कितने हो गए? 3। कितना हो गया? 3। लेकिन नंबर ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन, ये कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है। तो हमें जरूरत थी इसकी। तो देखो जरा, यहां पर कह रहे हैं कि मोहर सॉल्ट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 टाइप ऑफ आयंस, फेरस, अमोनियम, सल्फेट। आंसर स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करें स्टेटमेंट नंबर 2 पर। स्टेटमेंट नंबर 2 पर तो देखो जरा, अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इन आयन की पर मोल मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको बोलना है x1, इसको बोलना है x2 और इसको बोलना है x3, और ये वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी निकालना है मुझे, FAS यानी फेरस अमोनियम सल्फेट की। तो बताओ जरा, इन आयन यानी कि पर मोल दिया हुआ है तो बताओ एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा x1, पर मोल सल्फेट की कितनी है x2, तो कितने मोल है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x2 प्लस पर मोल अमोनियम आयन की कितनी है x3, बट कितने हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x3, यानी ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। तो जरा देखना यहां पर इन्होंने क्या लिखा है x1 प्लस x2 प्लस 2x3, तो बेटा यहां होना चाहिए था 2, तो अब यहां नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बताओ जरा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्लियर बच्चों, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये एनसीईआरटी में बेटा यहां से दिया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल एमंग क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन एंड निकिल। कह रहे हैं कि क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन और निकिल में जिसकी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। तो बेटा अगर हम लोग बात करें क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन और निकिल में जो सबसे लोएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन है वो किसकी है, तो आंसर क्या है, क्रोमियम की। जरा देखो, अगर ग्राफ अगर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिला होगा तो वो इस तरह से है, डेल्टा एच एटमाइजेशन, और 3D सीरीज का अगर मैं बनाऊं तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ था, कुछ इस तरह से ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या है, आपका वैनेडियम है, यहां पर क्रोमियम है और ये मैग्नीज है। क्लियर है, यहां पर क्रोमियम और ये आयरन है, ये कोबाल्ट और ये निकिल। क्लियर है। तो यहां पर बेटा अगर हम लोग क्रोमियम देखें, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, तो यहां पर सबसे कम किसका है, क्रोमियम का है। तो यहां पर क्रोमियम, और ये बताओ क्रोमियम का अगर मैं लिखूं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 और 3d5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन s और d, तो टोटल कितने हो गए, 5 और 6। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3D सीरीज में 4s और 3D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब वैलेंस यानी कि वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। क्लियर बेटा, चलो देख लेते हैं एनसीईआरटी में। ये देखो जरा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। क्रोमियम की वैल्यू देखो जरा, 397, 416, 425 और ये 430। तो बताओ इनमें सबसे मिनिमम किसकी है, क्रोमियम की। तो क्रोमियम, और क्रोमियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, द ग्रुप 14 एलिमेंट A and B have the first ionization enthalpy value of 708 और 715। यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि ग्रुप 14 एलिमेंट यानी कार्बन फैमिली में 2 एलिमेंट A और B हैं जिनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 708 और 715 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली है। कह रहे हैं कि द अबव वैल्यूज आर लोएस्ट एमंग देयर ग्रुप, यानी कह रहे हैं कि अपने ग्रुप में सबसे कम है। इसका मतलब एक चीज बताओ जरा, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। अगर ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी घटती है और इन दोनों की अपने ग्रुप में मिनिमम है, इसका मतलब ये क्या, नीचे के 2 हैं, नीचे के 2 हैं। क्लियर है। द नेचर ऑफ देयर आयंस A+2 एंड B+4 रिस्पेक्टिवली। जरा देखना, ये अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूं, ये एलिमेंट है कार्बन फैमिली के। अब देखो जरा, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होती है, घटती है, लेकिन यहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें
कि जो ए एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है 708 और बी की 715, यानी ए की कम है और बी की ज्यादा है। तो देखो जरा, ए की कम है और बी की ज्यादा, यानी कि जो एसएन है वो क्या है, ए है, और पीबी क्या है, बी है। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, इनकी अगर हम लोग बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है किससे, लोअर से, और पीबी की अगर बात करें तो +2 ज्यादा स्टेबल होती है +4 से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनका ज्यादा स्टेबल कौन सी है, हायर, और इसकी ज्यादा स्टेबल कौन सी है, लोअर। क्लियर? अब देखो ना, यहां पर इन्होंने कहा कि जो A+2 है और B+4 है, A+2 और B+4, इनके बारे में बताना है कि नेचर क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। जरा देखना, इसकी एसएन की ज्यादा स्टेबल कौन सी है, +4। तो अगर +4 है तो खुद क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो बताओ, अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये बताओ जरा, इसकी स्टेबल कौन सी है, +2। तो बताओ खुद क्या होना चाहेगा, रिड्यूस। और अगर ये रिड्यूस होना चाहता है तो बताओ ये खुद कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखो जरा, यानी A+2 क्या होगा, रिड्यूसिंग, और B+4 ऑक्सीडाइजिंग। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी स्कैंडियम से जिंक, उसमें कोई एक मेटल M है, हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइसन। हाईएस्ट एटमाइसन किसका है, वेनेडियम। अभी मैंने ग्राफ बनाया था, तो बताओ जरा, हाईएस्ट एटमाइसन अगर हम लोग बात करें तो कुछ ग्राफ इस तरह से होता है, ये इस तरह से। तो बताओ यहां पर हाईएस्ट अगर हम लोग बात करें, ये सबसे ज्यादा ये है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, वेनेडियम। तो क्लियर हो गया कि जो M है वो कौन सा एलिमेंट है, वेनेडियम। ठीक, तो हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइसन इन इट्स सीरीज। ओके, 1 इज एक्वेटेड आयन, यानी कि इसका अगर हम लोग कोई इसका आयन है वो क्या है, एक्वेटेड यानी एक्वस आयन है, कैन एग्जिस्ट इन ग्रीन कलर। तो बेटा अगर हम लोग बात करें, वैनेडियम +3 जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैनेडियम +3 कैसा होता है, ग्रीन कलर। ठीक, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो M+N आयन है वो क्या है, ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर किसका होता है, +3 का। इसका मतलब ये क्या है, वैनेडियम +3 हो गया। अब देखो जरा, द नेचर ऑफ ऑक्साइड, यानी +3 वाले ऑक्साइड की, यानी V2O3 की कह रहे हैं कि नेचर क्या होगी। तो बताओ जरा, V2O3 कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, और V2O5 कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आंसर अभी क्या हो जाएगा, थर्ड। ये बेटा पैराग्राफ दिया हुआ है पूरा, ठीक है। ये देखो, जो V2O5 है वो क्या है, एम्फोटेरिक। ठीक, V2O3 ये क्या होगा, V2O3 और V2O4 दोनों क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अब देखो जरा, यहां पर मॉलिक्यूल या आयन दिए हुए हैं, इधर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो है रेशियो दे रहा है। बेटा अगर हम लोग देखें ICl2-, तो यहां पर बेटा 3 हैलोजन है और -1 है, जैसे I3-1। तो कभी भी 3 हैलोजन और -1 हो तो जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3d, और sp3d के साथ कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो अगर मैं इसकी बात करूं I3- की, तो बताओ यहां पर लोन पेयर 3 होते हैं जो कि कहां होते हैं, इक्वेटोरियल, और ये I और ये I। ऐसे ही सेंट्रल एटम यहां पर क्या होगा, आयोडीन और 2 क्लोरीन, तो यहां पर सेंट्रल आयोडीन और ये 2 आयोडीन। वैसे ही ICl2 में ये सेंट्रल आयोडीन हो गया, ये 2 क्लोरीन हो गए, और ये 3 लोन पेयर कहां हो जाएंगे, इक्वेटोरियल। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, लोन पेयर कितने हैं, 3, यानी ए की मैचिंग किससे हो जाएगी, थर्ड से, और ए की मैचिंग थर्ड 2 जगह है। वाटर ये सबको पता है कैसा होगा, V शेप या बेंड शेप, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो 2:2
ये हो जाएगा। SO2 अगर हम लोग बात करें, S डबल बॉन्डो और ये लोन पेयर, ठीक है। तो बताओ 2 और 2 4, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो ये किसकी मैचिंग सेकंड से हो जाएगी, यानी आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। XeF4 अगर देखें, XeF4 बताओ जीनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 और 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, तो बताओ 4 2 6 2 8, यानी कि 4 इसके पास बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो आंसर ये क्या इसकी मैचिंग हो जाएगी, इससे हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। एक थायरॉक्सिन मॉलिक्यूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थायरॉक्सिन और ये क्या है, हार्मोन है, और इसकी स्ट्रक्चर ये दी हुई है। कह रहे हैं कि परसेंटेज आयोडीन बता दो। तो बताओ जरा, अगर मुझे परसेंटेज आयोडीन की बताना है, तो परसेंटेज आयोडीन इक्वल टू वेट ऑफ आयोडीन, और वेट ऑफ आयोडीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयोडीन कितने हैं टोटल, 4, और एक आयोडीन का कितना होता है, 127, तो वेट ऑफ आयोडीन अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, और इंटू क्या कर देंगे, 100, इंटू क्या कर देंगे, 100। अब देखो जरा, हमें यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता, तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें और फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट बता देंगे। तो देखो जरा, चलो कार्बन अगर देखें तो बताओ, ये बेंजीन रिंग है, तो 6 कार्बन तो यहां हो गए और 6 यहां हो गए, 12, ठीक है, 13 14 15, क्लियर है। तो कितने कार्बन हो गए, 15, C15। H देखें जरा, तो H बताओ जरा, एक यहां है, 2, ठीक है, और ये कुछ मॉलिक्यूल कट रहा है यहां पर, 1 मिनट देखते हैं, OH होना चाहिए इधर, ये शायद OH ही बेटा, कुछ यहां मॉलिक्यूल कट गया, ठीक है। चलो एक बार हाइड्रोजन गिन लेते हैं, तो 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो बताओ ये कितना हो गया, 10, और एक कहीं अभी रह गया है। चलो एक बार फिर से पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, ये OH बना लेते हैं, ठीक है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बताओ जरा, हाइड्रोजन कितने हो गए, 11, कार्बन कितने हो गए, 15, तो C15 H11। अब बहुत आसानी से ऑक्सीजन तो दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4, नाइट्रोजन अगर देखें तो नाइट्रोजन कितना है, 1, और आयोडीन अगर देखें तो आयोडीन कितना है, 1 2 3 4, आयोडीन कितना है, 4, ठीक है, आयोडीन कितना है, 4, ठीक। अब देखो जरा, अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल, मॉलिक्यूलर वेट देखें, तो कार्बन का 1 होता है 12, तो 12 इंटू 15 कर लेना, हाइड्रोजन का 1 तो 11, और ये 4 16 चौको 32, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 127 इंटू 4 कर लेना, तो ये पूरा हो जाएगा। अब देखो जरा, तो यहां पर अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो ये कितना सॉल्व करके आएगा, 777, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 65.38। क्लियर बेटा, चलो बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। चलो यहां पर 75, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ K+ एंड Cl- दिया हुआ है -x एंड -y किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। इफ लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी, यानी जिस समय लैटिस KCl लैटिस बन रहा है उस समय फॉर्मेशन, यानी कि लैटिस फॉर्मेशन की जो एनर्जी है, यानी एक्सोथर्मिक -z होगा किलो जूल पर मोल। द हीट ऑफ सोल्यूशन, KCl के हीट ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो बताओ जरा, यहां पर मैं लिख रहा हूं KCl सॉलिड, और हीट ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो बताओ यहां पर K+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। तो सबसे पहले अब मैं बॉन्ड हैबिट साइकिल इसमें लगाता हूं, तो देखो जरा, बॉन्ड हैबिट साइकिल नहीं, हैज लॉ, तो बताओ इसको मैं सबसे पहले तोड़ूंगा किसमें, K+ गैस
प्लस Cl माइनस गैस। और अगर अब मैं इसका हाइड्रेशन करूं तो ये टोटल ये इतने स्टेप हो गए। अब देखो जरा, अगर यहां पर KCl फॉर्म होते समय एनर्जी कितनी रिलीज हो रही Z, तो बताओ ये KCl टूट रहा है तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, प्लस Z। हाइड्रेशन K प्लस का कितनी एनर्जी है, माइनस का X, और Cl माइनस का Y। बताओ एनर्जी का सब जोड़ दोगे तो KCl की क्या हो जाएगी, हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन। तो बताओ जरा, प्लस का Z और माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, यानी ये हो जाएगी डेल्टा H पूरे प्रोसेस का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, Z माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो जरा पूरा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 76, x इज द नंबर ऑफ एसिडिक एमंग VO2, V2O3, CrO3, V2O5 एंड Mn2O7। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो x है वो नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड की बात हो रही है। तो बताओ ये क्या होता है, बेसिक, ये बेसिक, और ये क्या होता है एसिडिक। तो एक तो ये एसिडिक हो गया, ये एम्फोटेरिक, और ये एसिडिक। तो x बराबर कितना हो गया, 2। अब कह रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी बता दो जरा कोबाल्ट की इस कॉम्प्लेक्स में। तो बताओ यहां पर अगर मैं तोड़ू इसको यहां लिख दें SO4 होल थ्राइस। तो अगर इसको ब्रेक करें तो बताओ ये किसका है, -2 यहां, और ये प्लस का 3। तो अब देखो जरा, ये तुम्हारा NH2 CH2 CH2 NH2 और होल थ्राइस, यानी ये कुल मिला के क्या है, EN है, EN होल थ्राइस है। तो बताओ ये तो न्यूट्रल होता है। तो बताओ यहां से x प्लस 0 बराबर +3। तो बताओ यहां से +3, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी इसकी क्या हो गई, वही जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो बताओ जरा y बराबर क्या हो जाएगा, 3, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। आंसर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 77, एक्स वाई इज द मेम्ब्रेन या पार्टीशन बिटवीन टू चैम्बर फर्स्ट एंड सेकंड कंटेनिंग शुगर सोल्यूशन। दोनों जगह क्या है, शुगर सोल्यूशन है, और ये बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, एक तरफ कंसंट्रेशन C1 का सोल्यूशन भरा है शुगर, दूसरी तरफ C2 का। अब देखो जरा, कह रहे हैं कि C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है तो जो ऑस्मोसिस होगी वो लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस होगी। अब यहां पर देखो जरा, कह रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हमें किधर एक्सटर्नल प्रेशर P1 या P2, तो इधर वाले को बोल रहे हैं P1 और इधर वाले को बोल रहे हैं P2, तो किधर हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और कितना अप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ जरा, अगर मुझे रिवर्स ऑस्मोसिस करना है तो मुझे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि इस साइड। क्लियर है। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर किधर अप्लाई करना पड़ेगा, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा है, C1। तो इसके प्रेशर को हम लोग बोल रहे हैं P1। तो ठीक है, इसका मतलब कि जो P1 है वो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तब क्या हो पाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखो जरा, P1 की वैल्यू पाई से, P1 की वैल्यू पाई से कहां कहां पर ज्यादा है, दो जगह। तो कहां कहां पर, एक तो P1 पाई, P2 पाई, P1 पाई, हाँ देखो दो जगह है, P1 ज्यादा है पाई से, P1 ज्यादा है पाई से। और ये देखो जरा, सेलोफेन ये क्या है, ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और पार्चमेंट पेपर भी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आंसर कौन सा हो जाएंगे, A एंड C। तो यहां पर A एंड C ओनली कहां पर दिया है, थर्ड में। तो यहां पर देखो जरा उल्टा हो गया, P2 इधर अगर लगा देंगे हम लोग तो ऑस्मोसिस और तेज होने लगेगी। क्लियर है, ये पूरा यहां पर समझाया एनसीईआरटी में ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T। एक कोई रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, वो टेम्परेचर T पर हो रही है। इन दिस रिएक्शन बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S ऑब्जर्व टू हैव पॉजिटिव, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, डेल्टा H और डेल्टा S पॉजिटिव है। इफ द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T, then the reaction become
स्पॉन्टेनियस, कह रहे हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। तो देखो जरा, अगर मैं डेल्टा जी बराबर लिखूं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया। अब देखो जरा, अगर मुझे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चाहिए तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या चाहिए, निगेटिव, और निगेटिव तब होगा जब ये टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से क्या हो, ज्यादा। इसका मतलब कि जो टी डेल्टा एस है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, डेल्टा एच से, और टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपान में डेल्टा एस। बताओ ये क्या है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो बताओ इसका मतलब कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या बात समझ में आ रही है। अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाई, ये इस तरह से रेट लॉ दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है ए की वो डबल कर दे रहे हैं और कंसंट्रेशन बी की वो आधी कर दे रहे हैं। तो बताओ जरा T2 जो रेट है R2 बाई R1 का रेशियो क्या होना चाहिए। तो देखो जरा, एक बार मैं R2 लिख रहा हूं, R2 बराबर, तो R2 बराबर देखना जरा, ए की कंसंट्रेशन को डबल करें तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, K, और ये A क्या हो जाएगा, 2A की पावर N, और जो B है वो क्या हो जाएगा, B बाई 2 की पावर M, और R1 पहले से दिया हुआ है, R1 बराबर K, A की पावर N और B की पावर M। बताओ जरा, ये काट दें, तो बताओ जरा, ये तो सब कट गया, तो R2 बाई R1, R2 बाई R1 ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर N, 2 की पावर N। अब बताओ 1 बाई 2 की पावर M, 1 बाई 2 की पावर M, तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर माइनस M। अब बताओ अगर बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी 2 की पावर N माइनस M। आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर N माइनस M। अब यहां पर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 80, अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट के, यानी लॉग के और 1 अपान में टी में के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, 3 डिफरेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो जरा, अगर मैं इनके लॉग के और आर्हेनियस इक्वेशन लिखूं तो लॉग के बराबर लॉग ए, सॉरी पहले तो के बराबर लिख दें, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपान में आर टी। अब इसका लॉग फॉर्म लिखें तो लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपान में 2.303 आर टी। अब देखो जरा, ये ग्राफ हमें किससे पूछ रहा है, लॉग के वर्सेज 1 अपान में टी, लॉग के वर्सेज 1 अपान में टी। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, y, और ये क्या हो जाएगा, x। तो ये बताओ जरा क्या हो गई, स्लोप। तो यहां से स्लोप आ गई अपनी क्या, माइनस ई ए अपान में 2.303 आर, ये स्लोप आ गई। अब बताओ स्लोप यहां पर क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव स्लोप तो यहां पर बेटा तीनों इसमें दे दिया है, तो निगेटिव का केवल मतलब था स्लोप निगेटिव होना, ठीक। अब बताओ एक्टिवेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिस ग्राफ की जिस लाइन की स्लोप क्या होगी, ज्यादा। अब बताओ स्लोप सबसे ज्यादा किसकी होगी, 2 की, फिर 1 की, फिर 3 की। तो बताओ स्लोप अगर सबसे ज्यादा 2 की है तो एक्टिवेशन एनर्जी 2 की सबसे ज्यादा, फिर 1 की, फिर 3 की। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो अगर मैं यहां पर ये कर दे, अब देखो जरा, अगर मैं यहां पर ये बोरान, चलो एक ये
इस तरह का W बनेगा। तो देखो ये बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम। तो इधर मैंने लिखा आयनाइजेशन एनर्जी और इधर एटॉमिक नंबर। ठीक, तो जरा सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? बोरान की। और सबसे कम किसकी है? इंडियम की। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। और ऐसा भी हम लोग याद कर सकते हैं, सबसे ज्यादा बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम और इसके बाद इंडियम। और इसके शॉर्टकट क्या है? बेटा जी ऑल इन वन। क्लियर बेटा? चल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। यहां पर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो यहां पर ClF3 फॉर ClF3। और बताओ यहां पर क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 दिखाए गए हैं। ऑल 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर में बी ड्रॉन। तो यहां पर 2 इक्वेटोरियल पर लोन पेयर, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल, और दोनों एक्सियल। और फ्लोरीन यहां पर इक्वेटोरियल में दिखाया। तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बनाया है। यहां पर एनसीईआरटी में बने भी हैं कि 3 इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगी वो स्टेबल होगी स्ट्रक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लोन पेयर की पोजीशन sp3d में कहां होती है? इक्वेटोरियल। और मोर एन एटम कहां होता है? एक्सियल पोजीशन पर। क्लियर है? ठीक, तो बताओ यहां पर कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर 3 इज मोस्ट स्टेबल। नहीं, स्ट्रक्चर 1 इज मोस्ट स्टेबल। तो आंसर ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा बेटा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। अब यहां पर बेटा बहुत ज्यादा जगह तो है नहीं और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन भी है, तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड was found to be 185 Simon centimeter per mole, and the ionic conductance of hydroxyl and chloride ion कितना दिया है? 170 और 70 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 85.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उन्होंने बता दिया कितना? x इंटू 10⁻⁻1। तो कहना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसको मैं पेपर से ही कर लेता हूँ क्वेश्चन, अलग पेज पे। चलो क्वेश्चन नंबर 83। चलो अब देखो जरा, सबसे पहले जो गिवन है वो देखें। यहां पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन अमोनियम क्लोराइड, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की कितनी दिया है बेटा? 185 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, अब आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है लेमडा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका? हाइड्रोक्सिल यानी OH माइनस, और लेमडा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और किसका? क्लोराइड का। तो ये आपको दिया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में कितना? 170, और ये कितना? 70। ये 170 और ये है 170। ओके, अब देखो जरा, इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ, क्या पूछा जा रहा है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट C कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस 0.02 मोलर कंसंट्रेशन पर ये कितना दिया है बेटा? किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये दिया है 85.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो अब देखो जरा, अगर मैं इधर बात करूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसके बराबर होता है? क्योंकि इसी का पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही है बेटा अल्फा। क्लियर है?
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात चल रही है, NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर दोनों निकाल लें। तो ये तो दिया हुआ है बेटा और ये मुझे चाहिए। तो देखो जरा, अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन निकालूं तो ये किसके बराबर होगा, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अमोनियम आयन प्लस लैम्डा m OH आयन एट इनफाइनाइट। अब देखो जरा, यहां पर हाइड्रोक्साइड तो दिया है 170, बट ये मुझे नहीं दिया और ये मुझे निकालने के लिए तरीका बता दिया। तो यहां पर तरीका क्या है, अमोनियम क्लोराइड का हमें 185 दिया है और बताओ जरा 185 किसके बराबर होगा, अमोनियम और क्लोराइड के, और क्योंकि इसका जो एन कोफिशिएंट है वो 1 है, तो बताओ यहां पर 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन किसकी, अमोनियम की, प्लस 1 इंटू क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टेंस, और ये दिया हुआ है कितना 70। तो बताओ यहां से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अमोनियम आयन ये कितना आ जाएगा, 185 माइनस 70 ये आ जाएगा 115। तो ये आ गया 115। तो बताओ इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 285 आ गया। तो बहुत आसान। तो देखो जरा ये कितना दिया है, मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन 85.5 और ये कितना है 285, और ये सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 0.3, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 3 इंटू 10⁻⁻1। तो ये देखो जरा, इसी को उन्होंने क्या लिखा है, x इंटू 10⁻⁻1। बताओ x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो आसान क्वेश्चन था, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है। 84 बेटा NCERT की जो एक टेक्स्ट बना हुआ है टेबल, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस नीट सब में लगभग पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। तो करेक्ट ऑर्डर फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैटायंस इन वाटर एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में इन आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन वो ऑर्डर बता रहे हैं। ठीक है, तो इनको याद ही करना है। सबसे ज्यादा किसका होगा, H+, ठीक है, इसके बाद कैल्शियम 2+, इसके बाद मैग्नीशियम 2+, और इसके बाद K+, और इसके बाद Na+। ये ऑर्डर होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ये आपको टेबल से याद करना है। ये देखो जरा टेबल बनी हुई है, ठीक है, और यही पूछा है सबसे ज्यादा किसकी, H+ की, इसके बाद कैल्शियम आयन की, फिर मैग्नीशियम आयन की, और इसके बाद पोटेशियम आयन की, और सबसे कम किसकी होगी, सोडियम आयन की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एक ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एक कंपाउंड है XYZ इज हैविंग एन एलिमेंट X। तो यहां पर XYZ में X का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहां पर बता दिया है -N। कितना है, -N। ठीक, इट इज ऑक्सीडाइज बाई डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। अब बताओ जरा, डाइक्रोमेट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो खुद रिड्यूस होता है किसमें, Cr+3 में। तो बताओ N फैक्टर कितना आया, यहाँ पर +6, तो +6 से +3 कितने का चेंज, 3 का, बट पर मोल कितने का चेंज, क्योंकि 2 क्रोमियम है। तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा, 6। यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन जो N फैक्टर है वो कितना, 6 है। अब यहाँ का मुझे XYZ में जो X है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मुझे नहीं पता, यानी N फैक्टर मुझे नहीं पता, तो वो मैं ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से निकाल लूंगा। तो देखो जरा, अगर मैं बात करूं XYZ और यहां पर चेंज केवल किसका है, X का, तो यहां पर N फैक्टर मैं इसका मान ले रहा हूं अपनी तरफ से P मान ले रहा हूं। ठीक है, N फैक्टर को, या N ही मान ले, N फैक्टर N। बताओ जरा,
तो मोल इंटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर दें, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट के। बताओ यहाँ पर मोल इंटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6, और डाइक्रोमेट के जो मोल हैं वो कितने हैं यहाँ पर दिया हुआ है 1.68 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ डाइक्रोमेट। ओके, तो ये कितना 1.68 इंटू 10⁻³ ये हो गया मोल इंटू एन फैक्टर डाइक्रोमेट के, और वो किसके बराबर होंगे XYZ के मोल फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मोल इंटू एन फैक्टर, तो मोल यहां पर हमें दिए हुए कितने 3.26 इंटू 10⁻³ और इंटू एन फैक्टर। तो बताओ यहां से अगर हम लोग n सॉल्व करें तो n सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3, n सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, ये इधर ले जाओ और 10⁻³ 10⁻³ काउंट कर देना, तो ये अगर डिवाइड करें 3.26 से तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3। अब देखो जरा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बताओ जरा एलिमेंट शुरू में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी -n, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा, और वही है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितनी 3, तो -n थी और 3 और बढ़ जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी -n+3। तो कह रहे हैं कि द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो बताओ जरा अब आंसर क्या हो जाएगा -n+3, इसको अरेंज करें तो 3 - n, आंसर क्या हो जाएगा 3 - n। 85, अब यहां पर पूरा दिख ही नहीं रहा बेटा। एडजॉर्बेंट मैच द कॉलम है, एडजॉर्बेंट कौन होगा सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, सही है। आरएफ वैल्यू के लिए मैच किसमें होगा, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द, क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन x अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन y। ठीक है, इसके बाद ये लिखा हुआ है सी द स्पॉट ऑफ द कलरलेस कंपाउंड व्हिच आर इनविजिबल टू आई। तो जो स्पॉट हैं इनविजिबल आई से हैं, तो बताओ उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे फ्लोरेसेंट इन अल्ट्रावायलेट। तो इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी क्रिस्टल ऑफ आयोडीन ब्राउन स्पॉट, और स्प्रेइंग जो रिएजेंट है वो निनहाइड्रिन सोल्यूशन, और क्रोमेटोग्राफी पेपर में जो है वाटर ट्रैप्ड होता है और एक्ट एज स्टेशनरी फेज। तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, ए की मैचिंग फर्स्ट से, ए की मैचिंग फर्स्ट से, ए की मैचिंग फर्स्ट से, बी की मैचिंग किससे 6 से, और सी की मैचिंग 4 से, सी की मैचिंग 4 से। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा 4। क्लियर बेटा, चलो 87 एसर्शन कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज की एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए जो एक्टिवेशन है वो 6.22 किलो जूल पर मोल है। ओके, while the activation energy is only 2.15 किलो जूल पर मोल when hydrolysis is catalyzed by the enzyme सुक्रेज। यानी अगर हम लोग एंजाइम यूज कर रहे हैं तो केवल जो एक्टिवेशन है वो 2.15 है, और विदाउट अगर हम लोग एंजाइम यूज कर रहे हैं तो 6.22 है। बिल्कुल बात सही है, दोनों डेटा बिल्कुल एनसीईआरटी के हैं और ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी को जो एंजाइम है वो क्या कर देता है, घटा देता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रीजन क्या लिख रहे हैं, एंजाइम्स यानी बायोकैटलिस्ट रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी बाय द प्रोवाइडिंग द अल्टरनेट पाथ। बिल्कुल सही है, तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 88। यहां पर एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और एसर्शन कहा गया है कि जो टर्सरी ब्यूटाइल अमीन है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया, यानी कि अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराऊं तो मुझे टर्सरी ब्यूटाइल अमीन नहीं मिलेगी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर टर्सरी ब्यूटाइल 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब अमोनिया से कराएंगे तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्या हो जाता है, एलिमिनेशन, क्योंकि ये अमोनिया क्या है स्ट्रॉन्ग रिएजेंट,
स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। तो अगर वाटर के केस में सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अगर अमोनिया ले लिया, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन। तो रीजन क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बीइंग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रिफर टू अंडरगोज इलिमिनेशन ऑन द ट्रीटमेंट विथ बेस। तो ये असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। यहां पर देखो जरा, मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर। चलो एक एक स्टेप में अलग से ही कर ले रहा हूं इसको पूरा, क्योंकि यहां जगह भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 89 आपको दिया है यहां पर, ये CH3 और यहां पर दिया है बेटा Br, ठीक। इसकी सबसे पहले रिएक्शन किससे है, Mg विथ ड्राई ईथर, फर्स्ट स्टेप में। तो यहां पर एल्काइल हैलाइड हो या एराइल हैलाइड हो, मैग्नीशियम विथ ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम यहां इंसर्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, MgBr। अब देखो जरा, इसकी रिएक्शन हम लोग इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H3O+, और एसिडिक जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये R और ये वाटर H है, तो बताओ ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये एसिड की तरह और ये बेस की तरह, R- की तरह काम करेगा, बेस की तरह, और ये क्या बन जाएगा, टॉलुइन। जरा याद करो इस रिएक्शन के लिए, RMgX की रिएक्शन चाहे वाटर से कराओ, चाहे अल्कोहल से कराओ, चाहे अमोनिया से कराओ, तो ये सब के केस में क्या बन जाएगा, इसका R और ये क्या देंगे, ये एसिड की तरह है और ये बेस की तरह R-, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, RH। तो वही वाली रिएक्शन हो गई है। अब बताओ इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया किससे, एल्कलाइन KMnO4, KMnO4 एल्कलाइन। तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये CH3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH में। तो ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, बट मीडियम क्या है, बेसिक, तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसके बाद एसिडिफिकेशन कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्लियर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इन द रिएक्शन सीक्वेंस द प्रोडक्ट डी इज। यहां देखो जरा, एल्कीन का हम लोग क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 पाई बॉन्ड टूटेगा, Br। अब देखो जरा, अब बताओ इसकी रिएक्शन फिर से KCN से करा रहे हैं, तो K+CN-। अब बताओ ये अच्छे लीविंग ग्रुप हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये क्या बन गया, CN, तो B हो गया ये। अब बताओ CN का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये क्या चेंज हो जाएंगे, COH में, COOH में। और देखो जरा, अगर कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी 2 COH के बीच में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और अगर इसको हीट कर दें तो ये क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो OH यहां से, H यहां से, तो बताओ ये क्या बन गया, CH2 CO, ये क्या बन गया, मैलाइक सक्सीनिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।